हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसके द्वारा मतलब जो रिफ्लेक्ट होकर आपको मिलता है वही रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि यहाँ पे आग जल रहा है, जैसे हम इसको छुएंगे तो हमारा हाथ तुरंत रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाएगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि आ रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विदाउट एनी कॉन्शियस थिंकिंग। मतलब कि जैसे आप मान लीजिए कि चाय गर्म होती है, उसको आप हाथ लगाते तो हाथ तुरंत ही आपका क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यानी कि आपको सोचने की जरूरत नहीं होती, वहां पे अपना हाथ क्या होता है, ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। क्लियर हो गया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया? मतलब कि बिना आपके सोचे आपका हाथ बाहर आ जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विदाउट एनी कॉन्शियस थिंकिंग। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब है कि जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको क्या करते हैं, हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, ये हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। फिर आ जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर की मतलब है कि जैसे हम इसको क्या करते हैं, टच करते हैं, तो रिसेप्टर्स इन द स्किन डिटेक्ट हीट, मतलब जो हमारी स्किन होती है वो हीट के बारे में बताती है, इसी को हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं। फिर आ जाता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब कैरी इम्पल्सेस टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड्स, मतलब जैसे हमने यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे मतलब हमें क्या लगा, बॉडी हमारी हीट हुई, तो हीट का तुरंत मैसेज कहाँ पे जाएगा, तुरंत मैसेज जाएगा स्पाइनल कॉर्ड्स की ओर। फिर स्पाइनल क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड्स इम्पल्सेस प्रोसेस टू स्पाइनल कॉर्ड्स, इम्पल्सेस प्रोसीड मतलब ये मैसेज को तुरंत आगे भेज देगा। आगे भेज देगा कहाँ, मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड्स इफेक्टर, ये होता है इफेक्टर। फिर आ जाता है इफेक्टर क्या होता है, मसल्स रिसीव इम्पल्सेस ब्रिंग द रिस्पॉन्स, मतलब हमारी मसल्स क्या होती है, रिस्पॉन्स देती है। रिस्पॉन्स हैंड विदड्रा क्विकली, मतलब तुरंत हमारा हाथ तुरंत क्या होता है, हट जाता है। ऐसे प्रोसेस समझ लीजिए कि जैसे एक पानी रखा है गर्म, उसको आप जैसे ही टच करेंगे तो तुरंत हमारे मतलब स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज जाएगा, फिर मोटर न्यूरॉन को जाएगा, फिर इफेक्टर्स यानी कि तुरंत वो हाथ क्या हटाने का मतलब मैसेज दे देगा कि आप अपना हाथ हटा लीजिए, आपको गर्म लग रहा है। तो क्लियर हो गया? इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, it importance a quick response to protect the body potentially harmful stimuli, मतलब कि आपकी बॉडी की सुरक्षा के लिए ये होता है। it helps in survival, the spinal cord provides the rapid connection while information can also continue to the brain, मतलब ये ब्रेन तक आपकी मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन अ क्विक ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स आ स्टिमुलस विदाउट एनी कॉन्शियस थिंकिंग, मतलब कि बिना आपके सोचे किसी चीज़ का मतलब एक्शन हो जाता है, जिसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड्स, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर्स एंड रिस्पॉन्स, इन सभी प्रोसेस से होकर गुजरता है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या हो जाता है, तो वॉलेंट्री एक्शन का मतलब है कि हमारे ब्रेन का कंट्रोल होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा से, इसको बोलते हैं इच्छा से किया गया कार्य। जैसे कि आप लिखना चाहते हैं तो आपका माइंड कहेगा, आपकी इच्छा होगी तो आप क्या करेंगे, लिख पाएंगे। आपकी चलने की इच्छा थी, इसे वॉलेंट्री कहेंगे। ड्रिंकिंग करने की इच्छा थी, वॉलेंट्री, मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम करते हैं, इसे वॉलेंट्री बोलते हैं। तो वॉलेंट्री एक्शन इज एन एक्ट परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी विथ कॉन्शियस कंट्रोल एंड विल पावर। दीज एक्शन आर अंडर द कंट्रोल आवर ब्रेन, ये जो प्रोसेस होती है पूरी ब्रेन के कंट्रोल में होती है। वी कैन स्टार्ट, स्टॉप और चेंज दीज एक्शंस आर एज पर आवर विश, मतलब हम अपनी इच्छाएं के अनुसार इसको काम को कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं या जारी रख सकते हैं। तो क्लियर हो गया? वॉलेंट्री एक्शन मतलब अपनी इच्छा या अपनी स्वेच्छा से किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वॉलेंट्री एक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब कि
अनैच्छिक क्रियाएं, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे आपके बिना इच्छा के, जैसे कि छींक आ जाना, आप कभी क्या छींक को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो छींक आना, आपकी हार्ट बीट हो गया, ब्लिंकिंग आप आई, आपकी आंखों का मतलब पल के झपकना, आप इसे नहीं रोक सकते। तो इनवॉलेंट्री एक्शन इज एन एक्ट परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल विल पावर। दीज एक्शन आर नॉट अंडर द कंट्रोल आवर ब्रेन, मतलब ये जो हमारे एक्शन होते हैं ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती। वी कैन नॉट स्टॉप चेंज दीज एक्शन, ना तो हम इन्हें स्टार्ट कर सकते हैं ना तो इन्हें हम बंद कर सकते हैं। मतलब कि ये सभी क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये हमारे इच्छा के विरुद्ध कार्य करती हैं या हमारे इच्छा से नहीं हो पाती हैं। तो क्लियर हो गया? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS इज द नेटवर्क ऑफ नर्वस गैंग्लिया आउटसाइड द ब्रेन। द स्पाइनल कार्ड्स इट कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम to all parts of the body and carries impulses and the from CNS। मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या करता है? PNS कंट्रोल करने का काम करता है। कैरीज आप मतलब कि जो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ नर्वस, मतलब एक प्रकार का नेटवर्क है। आउटसाइड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड्स, ये बाहर से क्या करता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड्स को मैसेजेस प्रोवाइड करता है। इट कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है। एंड ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैरीज इम्पल्सेस एंड फ्रॉम CNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरी बॉडी में इम्पल्सेस को ले जाने का काम करता है। तो क्लियर हो गया होगा? अब बात करते हैं इसकी मतलब ये जो है क्या हमने पढ़ा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये दो प्रकार का हो जाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम that controls voluntary movements of skeletal muscles and carries sensory information from the sense organ of the CNS। मतलब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या करता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? बॉडी तक ले जाता है, मसल्स तक ले जाता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है? तो द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। मतलब कि जो हमारे इंटरनल मतलब अंदर की ओर जो ऑर्गन्स की ओर एक्टिविटी हो रही हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ह्यूमन्स एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? तो द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम is a group of gland that produced hormones and release the direction of blood डायरेक्टली इनटू द ब्लड। मतलब ये हार्मोन्स को क्या करता है? इंडोक्राइन सिस्टम जो है अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड, एक प्रकार का ग्लैंड का ग्रुप है जो कि प्रोड्यूस करता है हार्मोन एंड रिलीज करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड में। ब्लड में क्या करता है? मतलब कि प्रोड्यूस करता है और डायरेक्टली ब्लड में क्या करता है? इंटर करता है। दीज हार्मोन्स रेगुलेट द कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड मूड। ये क्या करता है? जो हार्मोन्स होता है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ करता है और मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और मूड को चेंज करता है। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से ये ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स हो जाते हैं। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड आर द ग्लैंड्स दैट हैव डक्ट्स एंड सेक्रेट देयर सब्सटेंस अदर देन हार्मोन्स थ्रू डक्ट आउट इनटू द बॉडी ऑनटू द बॉडी सरफेस टू इनटू द बॉडी। मतलब बाहर से क्या करता है? सरफेस से अंदर की ओर ले जाने का कार्य करता है। एग्जाम्पल जैसे कि हो गया स्वीट ग्लैंड, सिल्वरी ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड एंड पैनक्रियाज हो गया ये सभी। अब बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड दैट सेक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। क्या करते हैं? डायरेक्टली क्या करते हैं? हार्मोन्स को क्या करते हैं? दैट सेक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ब्लड में डायरेक्टली क्या करते हैं? सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स को। दीज हार्मोन्स ट्रेवल थ्रू द ब्लड
एंड एक्ट ऑन द स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स। एग्जाम्पल्स जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन हार्मोन्स एंड एंजाइम। एंजाइम और हार्मोन्स में क्या डिफरेंस होता है? तो हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस होता है मतलब तैयार होता है या बनता है, कहाँ बनता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। जबकि एंजाइम बनता है प्रोड्यूस लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनिज्म। फिर आ जाता है हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, प्रोटीन्स आर स्टेरॉइड्स इन नेचर। और एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। Hormones are released directly into the blood and transported the target organs। ये क्या करते हैं? किसी टारगेट ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं और डायरेक्टली कहाँ पे होते हैं? ब्लड पे। एंजाइम्स आर नॉट कैरीड बाय द ब्लड, ये ब्लड को कैरी नहीं करते। दे एक्ट द प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूसेस, मतलब ये जहाँ तैयार होते हैं वहीं पे क्या होते हैं? एक्ट करते हैं। तो हार्मोन्स एक्ट आर स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स व्हिच मे बी फार अवे फ्रॉम अ ग्लैंड। ये मतलब ग्लैंड से दूर होते हैं, किसी स्पेसिफिक टारगेट के लिए होते हैं। जबकि एंजाइम्स ऑन द सबस्ट्रेट एट द नियर ऑफ द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन, मतलब साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन के मतलब अंदर ही पास में होते हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स हैं हार्मोन्स और एंजाइम्स के, इसे आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। अब बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड की। क्या होता है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड आर द डक्टलेस ग्लैंड दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड सेक्रेट देम directly into the blood. These hormones travel through the blood and act on the specific target organs to regulate the coordinates the activities of the body। एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, आपका पैनक्रियाज हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, ये सभी आ जाते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। बात करते हैं हाइपोथैलेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि लव हो गया, आपका प्यार जो भी आप बोलते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गया? लोकेशन क्या होती है इसकी, मतलब कहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस? इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का कोई स्मॉल पार्ट होता है, प्रेजेंट जस्ट बिलो द थैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस लिखा हुआ, यही हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस है। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब इसका आकार कैसा होता है? तो इट इज़ मेड ऑफ नर्वस टिश्यू कनेक्टिंग ग्रुप ऑफ नर्वस सेल, एकदम नर्व सेल से कनेक्ट होता है, नर्वस टिश्यू के जैसा होता है। फंक्शन मतलब क्या कार्य करता है? इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। इट कंट्रोल्स द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, इमोशन, बायोलॉजिकल रिदम, जैसे कि लव हो गया, ये सभी चीज़ों को ये क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। तो क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नेक है, नेक के दूसरे पोर्शन जहाँ पे आपका, जहाँ से वोकल कैविटी होती है, जहाँ पे आप आवाज़ निकलती है, इसी के जस्ट पास में ही रहता है। लोकेशन इट इज़ द प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से नीचे, ब्रेन के नीचे, जस्ट हाइपोथैलेमस के मतलब नीचे होता है। स्ट्रक्चर मतलब इसकी कैसी आकृति होती है? इट इज़ ए स्मॉल पीए साइज, मटर के आकार का साइज होता है। ग्लैंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय द स्टाल्क कॉल्ड इनफंडिबुलम, मतलब ये क्या होता है? हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है। फंक्शन मतलब ये कार्य क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड? इट इज़ कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड बाय सेक्रेटिंग हार्मोन्स। ये सेक्रेटिंग हार्मोन्स के द्वारा क्या करता है? इंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। इट सेक्रेट्स ग्रोथ ऑफ हार्मोन्स TSH एंड ACTH, मतलब ये क्या करता है? हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है। बस इतना आप याद रखिए। फिर आ जाता है थायराइड ग्रंथ। थायराइड ग्रंथ इट इज़ प्रेजेंट ऑन द फ्रंट ऑफ द नेक जस्ट बिलो द लार्निक्स, लार्निक्स के जस्ट बिलो यानी कि नीचे, नेक के जस्ट नीचे, मतलब ये स्थित होता है। स्ट्रक्चर इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड, मतलब एक तितली के आकार का, तितली के आकार के जैसा होता है। फंक्शन क्या करता है? ये इट सेक्रेट्स द थायरॉक्सिन हार्मोन विच रेगुलेट्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, हेल्प होता है थायराइड ग्लैंड का। अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है, यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन द नेक। नेक के नीचे ही आप देखेंगे थायराइड ग्लैंड है, और जस्ट उसी के नीचे क्या देखने को मिल रही है, पैराथायराइड ग्लैंड। यूजुअली फॉर स्मॉल पी साइड, मतलब जैसे छोटे छोटे मटर के दाने होते हैं, उसी 4 छोटे छोटे मतलब 4 इसके 4 साइज होते हैं। आर इम्बेडेड द थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड के नीचे लटके हुए होते हैं। क्लियर हो गया। इसका कार्य क्या होता है, इट सेक्रेट्स द पैराथार्मोन विच रेगुलेट्स द कैल्शियम फास्फोरस बैलेंस, मतलब ये कैल्शियम और फास्फोरस को बैलेंस करने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या होती है, लोकेशन इज द प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के ऊपर में, बिहाइंड द ब्रेस्टोन या स्टर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन क्या है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड ये हमारा जो फिगर बना हुआ है ये क्या है, थाइमस ग्लैंड का है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब कैसा आकार होता है, इट इज ए सॉफ्ट बिलोंग्ड बायोलॉब्ड ग्लैंड। इट इज द लार्जेस्ट चाइल्डहुड एंड ग्रेजुअली श्रिंक आफ्टर पॉवर्टी। क्लियर हो गया। मतलब बचपन में थोड़ा सा लार्जेस्ट होता है, और जैसे ही पॉवर्टी आती है तो ये पतला होता जाता है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन मतलब कि ये क्या करता है, इट सिक्रेट द थाइमोसिस हार्मोन विच हेल्प्स द मैचुरेशन, मतलब कि जैसे जैसे बालक क्या हो जाते हैं, स्टूडेंट एडल्ट होते जाते हैं, मतलब 18+ की आयु होती जाती है, तो उसमें क्या करता है, मैचुरेशन लाने का काम कौन करता है, थाइमस ग्लैंड करता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज इट इज प्रेजेंट द अपर एब्डोमेन जस्ट बिहाइंड द स्टोमक, मतलब कि स्टोमक के पीछे एब्डोमेन के जस्ट ऊपर ये प्रेजेंट होता है, यानी कि इसकी स्थिति होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज इलॉन्गेट ग्लैंड, इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन पार्ट्स। द इंडोक्राइन पार्ट्स इज कॉल्ड द ईस्टलेस्ट लैंग्रेज। क्लियर हो गया। मतलब कि ये होता है एक इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के आकार का पार्ट होता है। फंक्शन इसका यानी कि कार्य क्या होता है, इट सेक्रेट्स द इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन हार्मोन्स, मतलब ये इंसुलिन और ग्लाइकोजन हार्मोन्स को ब्लड शुगर लेवल में क्या करता है, प्रमोट करने का काम करता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है, इसकी लोकेशन, दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ ईच किडनी, मतलब ये किडनी के जस्ट ऊपर या पाया जाता है एड्रेनल ग्लैंड, किडनी में ही पाया जाता है, किडनी के जस्ट ऊपर। स्ट्रक्चर मतलब फंक्शन क्या होता है, ईच एड्रेनल ग्लैंड हैज 2 पार्ट्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, मतलब इसमें 2 पार्ट्स देखने को मिलता है, एक आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या करता है, द कॉर्टेक्स सेक्रेट्स कॉर्टिसोल, aldosterone and endocrines which helps the metabolism, salt balance, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, मतलब कि आपके शरीर के जो भी तनाव होते हैं, जैसे बीपी बढ़ जाती है या आपके अंदर क्या हो जाता है, मतलब कि आप के बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। क्लियर हो गया। साल्ट को बैलेंस करेगी, या ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, तो उसे बैलेंस करने का काम कौन करती है, एड्रेनल ग्लैंड करती है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं गोन्स या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। रिप्रोडक्टिव से ही आपको समझ में आ रहा होगा। लोकेशन, इन मेल टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्कॉर्टम आउटसाइड एंड एब्डोमेन, इन फीमेल ओवरीज आर प्रेजेंट इन द प्लेविटी कैविटी एंड द बोथ साइड ऑफ यूरेथ्रास, मतलब मेल में टेस्टिस में प्रेजेंट होता है और फीमेल में यूट्रस में। क्लियर हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेस्टिस आर ओवल शेप्ड ग्लैंड, ओवरी आर आलमोंड शेप्ड ग्लैंड। टेस्टिस में क्या होते हैं, ये ओवल शेप के होते हैं, और ओवरी में कैसे होते हैं, आलमंड शेप्ड के होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, टेस्टिस सिक्रेट्स द हार्मोन्स टेस्टोरोन, मतलब जो टेस्टिस होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, एंड क्या करता है, ओवरी जो होता है वो हार्मोन सिक्रेट हार्मोन को एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के रूप में रिलीज करता है।
क्लियर से याद रखिए। टेस्टेस क्या करता है, एक सेक्रेट हार्मोन्स जिसे टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, इसको रिलीज करता है, जबकि ओवरीम जो कि फीमेल में होता है ये इजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, इनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। देयर एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेट्स बाय द प्लांट हार्मोन्स एंड बाय सिंपल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, और मतलब ये अपने स्टिमुलाई से ही क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को कवर करते हैं। क्लियर हुआ। प्लांट्स हार्मोन्स जिसे आप पाइथो हार्मोन्स बोलते हैं, तो प्लांट्स हार्मोन्स क्या होता है, तो दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन द वेरी स्मॉल अमाउंट इन प्लांट्स, दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ग्रोथ एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ प्लांट। ये क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ और अलग मतलब ग्रोथ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रोथ के कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन। तो प्लांट्स हार्मोन रेगुलेट मेनी फंक्शन इन प्लांट्स सच एज ग्रोथ टू रूट स्टेम टू लीव्स, मतलब रूट से मतलब क्या करते हैं, ग्रोथ को करते हैं, और स्टेम से कैसे ग्रोथ करते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ब्रेकिंग द डोर्मिनेंसी ऑफ सीड, मतलब सीड को कैसे ब्रेक करके मतलब ग्रो करते हैं। फॉलोइंग ऑफ फ्लोवरिंग द प्लांट्स, मतलब फूल कैसे आते हैं। रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स या ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट्स, कैसे मतलब कि इनमें बीज से एक छोटा सा पौधा बनता है और कैसे वो क्या करता है, रूट के द्वारा अपना भोजन बनाता है, या पार्ट्स मतलब लीव्स के द्वारा करता है। ये सभी फंक्शन इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन आर प्लांट्स हार्मोन दैट प्रमोट द सेल ग्रोथ इन इलोंगेशन स्पेशली इन शूट। मेन नेचर ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड होता है। साइट ऑफ प्रोडक्शन शूट टिप्स एंग लीव्स डिवॉल्विंग सीड्स एंड फ्रूट्स। फंक्शन क्या कार्य करता है, प्रमोट सेल इलोंगेशन एंड ग्रोथ द स्टेम, मतलब पत्तियों को वृद्धि के लिए हेल्प करता है। मेंटेन द एपिकल डोमिनेंस, हेल्प इन रूट इनिशिएशन, मतलब रूट में हेल्प करता है। ऐड इन ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट को ऐड करता है। अब बात करते हैं जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या करता है, डिफिनीशन। जिब्रेलिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स दैट प्रमोट्स स्टेम ग्रोथ एंड सीड्स जर्मिनेशन। सीड्स जर्मिनेशन एंड स्टेम्स ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। ये क्या करता है, जिब्रेलिक एसिड इसमें पाया जाता है। और यंग लीव्स शूट्स टिप्स एंड सीड एंड फ्रूट प्रमोट स्टेम इलोंगेशन एंड ग्रोथ, मतलब स्टेम के ग्रोथ के लिए कार्य करता है। ब्रेक सीड्स डोरमेंसी एंड प्रमोट जर्मिनेशन। इंक्लूड फॉलोइंग सम प्लांट्स, इंक्रीज साइज ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, मतलब लीव्स एंड फ्रूट्स को क्या करता है, साइज को इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स हार्मोन। साइटोकाइनिन थर्ड पार्ट हो जाएगा इसी में का। साइटोकाइनिन आर प्लांट हार्मोन्स दैट प्रमोट सेल डिवीजन इन शूट ग्रोथ। ये आपको याद रखना है बस, प्रमोट सेल डिवीजन और डिले लीफ सेंसेशंस, हेल्प इन न्यूट्रिएंट्स या मोबिलाइजेशन। मेन आपको इतना याद रखिए, इसकी डिफिनीशन बस हो गया है, इससे से आपको समझ में आ जाएगा। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, एब्सिसिक एसिड इज द प्लांट हार्मोन दैट इनहिबिटेड ग्रोथ एंड हेल्प द स्ट्रेस टॉलरेंस, मतलब इसके स्ट्रेस के लिए, इसके ग्रोथ के लिए मतलब क्या कार्य करता है, एब्सिसिक एसिड जिम्मेदार होता है। ये लीव्स रूट्स डेवलपिंग सीड्स एंड फ्रूट एंड बर्ड्स के लिए इनहिबिट्स ग्रोथ एंड इंड्यूस्ड सीड्स डोरमेंसी। अब बात करते हैं एथिलीन। एथिलीन क्या कार्य करता है, ये सीधे सीधे याद रखिए, फलों को पकाने का काम करता है। तो एथिलीन इन द प्लांट्स हार्मोन दैट रेगुलेट द रिपेनाइन सेंसेशन एंड सीडिंग ऑफ लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स। यहाँ पे लिखा है रिपेनिंग फ्रूट्स फ्लावर्स लीव्स एंड स्टेम, सीधा सीधा आप याद रखिए, फलों को पकाने का कार्य करता है एथिलीन। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स इन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब जैसे कि पत्तियां होती हैं, सूर्य के प्रकाश की रोशनी में क्या करती हैं, अपना भोजन बना लेती हैं। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म हो गया। ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, मतलब लाइट की रोशनी, जैसे अभी हमने क्या बताया था कि सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बना लेती हैं। एग्जाम्पल जैसे स्टेम ऑफ प्लांट्स ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट।
फिर आ जाता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या करता है, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट्स रिस्पॉन्स टू अ ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा मतलब उसका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। रूट का मतलब कि जड़ें बढ़ती जाती हैं, कभी नीचे की जाती हैं, कभी बाहर की ओर चली जाती हैं, कभी कभी आप देखते हैं जड़ें ऊपर भी आ जाती हैं। हाइड्रोपोनिज्म क्या होता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पार्ट इन रिस्पॉन्स इन वाटर। हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर। रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर, मतलब जिधर पानी होगा उधर की ओर जड़ भागेंगे। जैसे कि पानी इस साइड में है तो जड़ें नीचे की ओर ना जा करके इधर की ओर टर्न ले लेंगी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पार्ट रिस्पॉन्स टू टच आर कनेक्ट, मतलब जिससे कोई प्लांट्स क्या होता है, कनेक्ट होता है या टच होता है तो उसी से क्या करता है, उसको वो सपोर्ट मिल जाता है। बात करते हैं केमोट्रॉपिज्म क्या होता है, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पार्ट्स रिस्पॉन्ड टू अ केमिकल स्टिमुलाई, मतलब किसी केमिकल स्टिमुलाइज के द्वारा उसका जो ग्रोथ होता है उसे हम केमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जैसे कि पॉलन ट्यूब ग्रोथ टुवर्ड्स द वोल्यूम। आप देख रहे हैं ये पॉलन ट्यूब से ये ग्रोथ हो रहा है किसकी ओर, वोल्यूम की ओर। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा पॉइंट्स। अब बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। लास्ट पॉइंट है नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स part in response to a external stimulus. These movements are independent or directional of stimulus. कभी आपने छुई मुई का पेड़ देखा हुआ है, जैसे आप उसको टच करते हैं तो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, ये नेस्टिक मूवमेंट हो रहा है इसमें। तो नेस्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अ एक्सटर्नल स्टिमुलस। दीज मूवमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शनल ऑफ स्टिमुलस। क्लियर हो गया। इसी में आ जाता है थैग्नोनेसी, मतलब थिग्मोनेस्टी। डिफिनीशन, नेस्टिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ टच आर मैकेनिकल स्टिमुलस। अभी जो हमने बताया वही, जैसे यहाँ पे देखिए प्लांट्स कैसा है, एकदम इसी प्रकार से पूरी पत्तियाँ उसकी खिली हुई हैं। जैसे ही हमने इसको टच किया उसकी पूरी की पूरी पत्तियाँ क्या हो जाएगी, मुरझा जाएंगी इस प्रकार से। क्लियर हो गया। कैरेक्टर्स नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती हैं, जैसे कि फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन मोमसा पुदिका, टच मी नॉट प्लांट, फिर टचेस्ट। फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन प्रोटेक्शंस ऑफ प्लांट्स, ये अपने प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करती हैं। अब बात करते हैं फोटोनेस्टी क्या होता है। फोटोनेस्टी में क्या होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये सूर्य की प्रकाश यानी कि सूर्य की रोशनी से क्या करते हैं, अपने रिएक्ट को करते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सूरजमुखी का फूल, वो क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी जिधर जिधर जाती है उसी डायरेक्शन में वो क्या करता है, अपने मूवमेंट को चेंज करता रहता है। इसी प्रकार से कुछ फूल भी आपने देखे होंगे जो आप गमले में लगाते हैं घरों में, वो जैसे ही धूप की रोशनी उसमें पड़ती है, सूर्य की रोशनी, वो तुरंत अपना खिल जाते हैं। इसी प्रकार से ये फोटोनेस्टिक होता है कि नेस्टिक मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस, मतलब ये लाइट के द्वारा स्टिमुलस मतलब अपने रिस्पॉन्स को देते हैं। कैरेक्टर्स नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ये भी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। ओपनिंग ऑफ पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स ड्यूरिंग अ डे आर क्लोजिंग एट नाइट, दिन में अच्छे से खिल जाएंगे और नाइट के समय में ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगे, फिर बंद हो जाएंगे। हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड पॉलिनेशन, ये अपने हेल्प्स के लिए या पॉलिनेशन के लिए ऐसा करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहीं के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन एंड ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो दोस्तों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पूरी तरह से आपका कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये थ्योरी पोर्शन थी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी आप नोट्स कंप्लीट करते चलिए। जैसे ही नोट्स आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो एग्जाम के 2-3 महीने पहले से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट चैप्टर आपका होने वाला इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, और यकीन मानिए ये कि एक न्यूमेरिकल आप उसको आसानी से कर पा रहे होंगे। जितने भी आपके 10 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी में, आपके इलेक्ट्रिसिटी के एक एक क्वेश्चन आपके हो जाएंगे आसानी से। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।